जी जनाब, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस फिनांस। बिजनेस फिनांस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप जो बेसिक्स होती हैं उनको ठीक से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन सारी चीज़ों को जो है ना वो अच्छे तरीके से कवर करूँ ताकि आपको ना सिर्फ चीज़ें याद रहें बल्कि उनका आपस में कनेक्शन भी जहन में रहे। तो जनाब, बिजनेस फिनांस का जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज होता है एक कॉन्सेप्ट से, दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है पैसे की जो वैल्यू है उसमें कमी आती चली जाती है। देखिए, आपके पास एक 100 रुपये का नोट है, तो क्या आप उस 100 रुपये के नोट को खा सकते हैं? आप उस 100 रुपये के नोट से परचेज की गई चीज़ खा सकते हैं। इसलिए ये जो 100 रुपया है ये आपकी भूख मिटा सकता है। तो एक और कागज़ है आपके पास जो उसी कलर का है, उसी साइज का है, उसके ऊपर आपने 100 रुपये भी लिख दिया अपने हाथ से। तो क्या ये कागज़ वो काम कर सकता है जो ये वाला कागज़ कर सकता है? ऐसे नहीं है। तो जो हमारे पास नोट होता है, जो मनी होती है, उसके अंदर एक पावर होती है जिसे हम लोग परचेजिंग पावर कहते हैं, राइट? और परचेजिंग पावर ही उस नोट की जो है वो सबसे बड़ी खूबी होती है। आपने ऐसे भी देखा होगा कि एक नोट है वो पहले चलता था, अब नहीं चलता है। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने उसके अंदर जो परचेजिंग पावर थी उसको ख़त्म कर दिया है, नल एंड वाइट कर दिया। तो पैसे के अंदर एक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये बताता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है पैसे की वैल्यू में चेंज आता चला जाता है, और मोस्टली ये जो चेंज होता है ये नेगेटिव होता है, पैसे की वैल्यू में कमी आती चली जाती है। ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जैसे महंगाई होती है, हमें पता है कि आज तक आपने जब भी देखा है महंगाई होती है, कभी चीज़ों की वैल्यू में, चीज़ों की प्राइस में कमी नहीं आई। ठीक है जी, जो मर्जी गवर्नमेंट हो, जिस तरह से मर्जी आपकी इकोनॉमी चल रही हो, इकोनॉमी में एक साइड पर ट्रेंड होता है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो जैसे जैसे प्राइस में इंक्रीज आता चला जाता है आपके पैसे की वैल्यू में कमी आती चली जाती है। तो ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि पैसे की वैल्यू में कमी आती जाती है ओवर द टाइम। ओके, अच्छा जी, फर्ज करें कि आज से 5 साल पहले, 5 years, बल्कि आज से 5 साल पहले आपने एक बंदे को 1,000 रुपये दिए थे। ओके, आज वो बंदा आपके पास वापस आया टुडे और उसने आपको 1,000 रुपये वापस कर दिए। अगर देखा जाए तो ये चीज़ ठीक है कि 1,000 रुपये लिए उसने, 1,000 रुपये वापस कर दिए, कोई पैसे में अमाउंट में चेंज नहीं आया। लेकिन नोट के ऊपर 1,000 रुपये अगर लिखे हुए हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, ये बात हम यहाँ पे करके आए हैं। असल में तो उस 1,000 रुपये से जो चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं वो असल वैल्यू है उस नोट की। तो फ़र्ज़ करें फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मैं बात करता हूँ कि आज से 5 साल पहले आटा जो है वो 20 रुपये पर केजी आता था और अब वो आटा 25 रुपये पर केजी आता है। ठीक है जी, हाइपोथेटिकली मैंने दो प्राइसेस अज्यूम किए हैं और ये फ़र्ज़ किया है मैंने एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया। अब आज से 5 साल पहले आप 1,000 रुपये का डिवाइडेड बाई 20 कितने केजी आटा परचेज कर सकते थे? जी बिल्कुल ठीक है, 50 केजी आटा परचेज कर सकते। लेकिन अब जब उस बंदे ने आपको पैसे वापस किए हैं तो आप उन पैसों से कितना आटा परचेज कर सकते हैं? दैट इज़ ओनली द 40 केजी। तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखें कि भाई, जब आपने उसको पैसे दिए थे तो आपने उसको 50 केजी की परचेजिंग पावर दी थी, लेकिन 5 साल के बाद क्योंकि महंगाई हो गई है, चीज़ की प्राइस बढ़ गई है, अब वो आपको अगर 1,000 रुपये वापस करेगा तो एक्चुअली वो आपको पूरे पैसे वापस नहीं कर रहा। उसको चाहिए कि वो 50 केजी के पैसे लिए थे उसने, तो फिर 50 केजी के पैसे ही वापस करे। तो 50 केजी के जो पैसे होंगे 25 रुपये के हिसाब से, दैट विल बी इक्वल टू 1250, यानी कि 1,000 रुपया नहीं बल्कि 1,000 रुपया प्लस 250, यानी कि 1,250 रुपये वो आपको वापस करेगा। ये जो 250 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए हैं ये है जी कंपनसेशन। ये वो कंपनसेशन है जो उसने आपको पे की है। क्यों? क्योंकि आपने उसको 50 केजी के पैसे दिए थे और अब 50 केजी उतने पैसों में नहीं आता है जितने पैसों में पहले आता था। तो जितने आपने पैसे उसको दिए उतने ही पैसे आपको वापस मिलने चाहिए। बिजनेस फाइनेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर ये जो एडिशनल पैसे आपको दिए गए हैं इसको इंटरेस्ट कहते हैं।
इसको फाइनेंस, इसको मार्कअप कहते हैं, ठीक है जी, इसको फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं, राइट। और ये जो मार्कअप है, ये मार्कअप और मार्जिन वाले कॉन्सेप्ट से अलग है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि वो क्या चीज़ होती है। इसको हम प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है जी। आल्दो कि ये प्रॉफिट का सेंस नहीं है, ये सेंस है कंपनसेशन की, कि आपके पैसे की वैल्यू में जब कमी होती है तो उस कमी को कंपनसेट किया जाए किसी तरीके से, ओके। अब फाइनेंस के अंदर इस कंपनसेशन को एक रेट में लिया जाता है, रेट परसेंटेज पर एनम में, और इसे हम इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि जब आपने पास्ट में किसी को कुछ पैसे दिए थे, फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम होगी, तो वो जो वैल्यू कम होगी उस वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए आप एक रेट डिसाइड कर लेते हैं, उस रेट के ऊपर उसको इंटरेस्ट भी दे देते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ ज़रा गौर से देखिएगा। अगर मैं एक तराजू बनाऊं, ठीक है जी, जिसमें आज से 5 साल पीछे के 1000 रुपये और आज के 1250 रुपये, राइट। आज से 5 साल पीछे के 1000 रुपये जिससे मैं 50 किलो आटा परचेज कर सकता था वो, और आज के 1250 रुपये रखूं, तो ये दोनों का वेट जो होगा वो बराबर होगा। यानी कि आज के 1250 रुपये, हम आज खड़े हैं ना यहाँ पे, टुडे, इस डेट के ऊपर खड़े हैं, 5 साल पुराने 1000 रुपये के बराबर थे, ठीक है। ये चीज़ भी अब आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हो कि आज जितनी चीज़ें आप 1250 रुपये में परचेज कर सकते हो, उतनी चीज़ें आप पहले 1000 रुपये में परचेज कर लेते थे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता महंगाई हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा है कि किसी एक डेट के पैसे और उसमें इंटरेस्ट में ला के फ्यूचर डेट के पैसे, ये नंबर बड़ा है जी, बिल्कुल ठीक है। ये 1000 रुपया है, ये 1000 रुपये का एक नोट होगा, ये 1000 रुपये का एक नोट, फिर 200 के 2 नोट और 50 रुपये का एक नोट होगा। ये नोट ज़्यादा हैं, ये नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी वैल्यू सेम है, राइट। तो ये चीज़ आपने समझनी है। यहाँ पे बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो अब दो तरह से अप्लाई होता है। एक को हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे को हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसमें जो उसकी डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ एन इंटरेस्ट अप्लाइंग टाइप। ये इंटरेस्ट को अप्लाई करने का तरीका है वेयर इंटरेस्ट परसेंटेज इज अप्लाइड, किस पे अप्लाई होती है? अप्लाइड टू ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट गिवन। जो बिल्कुल शुरू में आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट दी है उसके ऊपर जब आप इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं और उसके अलावा किसी और चीज़ पे आप इंटरेस्ट अप्लाई नहीं करते, तो इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो उसकी डेफिनेशन है दैट इज इट इज़ एन इंटरेस्ट अप्लाइंग टाइप। ये इंटरेस्ट अप्लाई करने का तरीका है वेयर इंटरेस्ट परसेंटेज, ठीक है, इसको हम स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी स्मॉल आई से या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेयर इंटरेस्ट परसेंटेज इज अप्लाइड ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जितना आपने लोन दिया था उसके ऊपर, और प्लस इसमें ऐड होगा क्या? इंटरेस्ट अर्न्ड टिल स्टार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है जी। इसके ऊपर रेट इस तरीके से अप्लाई होगा। तो दिस कैन बी द वर्बल डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कि सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे अप्लाई होता है हर साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल जो रेट है ये ओरिजिनल अमाउंट पे अप्लाई होता है, लेकिन ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अर्न टिल द स्टार्ट ऑफ द ईयर। जिस साल का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उसके स्टार्ट तक जितना इंटरेस्ट आपके पास अक्रू हुआ है आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि क्वेश्चन के अंदर अगर कोई कंपाउंड का वर्ड यूज़ किया गया हो तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल होगा, ओके। अगर क्वेश्चन में रीसेट का वर्ड यूज़ किया गया हो तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल होगा, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड का वर्ड यूज़ किया गया हो तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल होगा। अच्छा, और अगर क्वेश्चन में कोई भी चीज़ का जिक्र नहीं है, ठीक है जी, इफ़ नथिंग इज गिवन, अगर आपको कोई भी बात नहीं बताई उन्होंने और ये भी नहीं बताया कि ये सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो फिर इट विल ऑलवेज बी ए सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन, राइट। तो
आपने क्वेश्चन के अंदर देखना है, अगर कंपाउंड का वर्ड हो, रीसेट का वर्ड हो, कैलकुलेटेड का वर्ड हो, एक दो और वर्ड्स भी आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। अगर तो वो हैं तो फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट, अदरवाइज ये सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अब हम चलते हैं फार्मूलाज की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट करें कि आपने पी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया है, किसी को दी है, और टी टाइम पीरियड लगा है, और टाइम हमेशा ईयर्स में होना चाहिए, और जो रेट है वो परसेंटेज पर एनम में होना चाहिए। तो आपको फ्यूचर में एस अमाउंट मिलेगी। कुछ लोग इसको एस कहते हैं, कुछ लोग इसको एफ कहते हैं, ठीक है जी, जो मर्जी कहें, ये फ्यूचर वैल्यू है। एस या एफ जो होती है ये फ्यूचर वैल्यू होती है। तो फिर जो रेलिवेंट फॉर्मूलाज हैं सिंपल इंटरेस्ट के केस में वो ये होंगे कि एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई टी, और जो इसका इंटरेस्ट होगा आई इज इक्वल टू पी आर टी। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसमें जब इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो आपकी फ्यूचर वैल्यू बन जाती है। ये तीन फार्मूलाज हैं जो आपने यहाँ पे याद करने हैं, और इन तीनों फार्मूलाज में जो एक चीज़ आपने सबसे ज़्यादा गौर से याद रखनी है वो ये है कि टाइम हमेशा ईयर्स में होगा। अगर आपका टाइम ईयर्स में नहीं है, फर्स्ट करें उसने आपको 6 मंथ्स का कहा हुआ है, तो आप टाइम को 6/12 करेंगे और उसको ईयर्स में कन्वर्ट करके यूज़ करेंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से जो परसेंटेज है वो हमेशा पर एनम होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ऐसे नहीं होता कि आपको परसेंटेज क्वार्टर में दी जाए, परसेंटेज हाफ ईयर में दी जाए, इस तरीके से नहीं होता, लेकिन आ भी सकता है। तो रूल यही है कि टाइम आपका ईयर्स में है तो रेट भी आपका परसेंटेज पर एनम में होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं जनाब। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मूलाज आएंगे। अगर आपने स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड में पी पैसे दिए हैं और टाइम आपका ईयर्स में है और रेट जो है वो आपका परसेंटेज पर एनम में है और आपको एस मिलेगा फ्यूचर वैल्यू, तो आपके लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है वो बिल्कुल वैसा ही है जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। सिर्फ थोड़ी सी जो है ना वो उसमें चेंजेस है। पी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर में टी, और जो आई होगा डेट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर टी माइनस 1, और यहाँ पे भी वो चीज़ अप्लाई होगी कि एस इज इक्वल टू पी प्लस आई। ये तीन फार्मूला हैं जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में याद करने हैं। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने कहा कि देयर इज अ वर्ड विच इज कॉल्ड कंपाउंड, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कितने टाइम पीरियड के बाद आपका जो इंटरेस्ट अक्रूड है वो प्रिंसिपल का पार्ट बन जाता है। तो कंपाउंडिंग होती है कि इंटरेस्ट जो है वो कब आपके प्रिंसिपल का पार्ट बनेगा। इसके ऊपर भी हम एक एग्जांपल से अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ज़रा फार्मूलाज को कंप्लीट कर लें कि फार्मूलाज के अंदर ये चीज़ें कैसे आप हैंडल करते हैं। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आएगा तो आपको कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अब डिफरेंट तरह की हो सकती है। एक कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होती है जी जिसे हम कहते हैं कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली के केस में आप जो चीज़ फाइंड आउट करेंगे दैट इज कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एन क्या है, और एन जो होता है वही होता है कि 1 ईयर में कितनी दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है जी। हाउ मैनी कंपाउंडिंग्स इन 1 ईयर। अगर तो कंपाउंड एनुअली है तो इसका मतलब ये है कि साल में आपकी एक ही दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है। अगर ये वर्ड यूज़ किया जाए कंपाउंडिंग सेमी एनुअली या कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, तो आपको पता है कि सेमी एनुअली का मतलब होता है आधा साल, तो साल में 2 दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही होगी। अगर वर्ड यूज़ किया जाए कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आपको पता है कि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एन आपका 4 होगा। अगर ये वर्ड यूज़ किया जाए कि कंपाउंडिंग मंथली है, तो आपको पता है कि साल में 12 महीने होते हैं, तो आपका एन होगा 12। 99% केसेस में आपको यही वाले 4 डिफरेंट टाइप की कंपाउंडिंग्स मिलेंगी। कुछ और कंपाउंडिंग्स भी मिल सकती हैं। कंपाउंडिंग डेली कंपाउंडिंग का वर्ड जो होगा वो वैसे तो बहुत कम आएगा सवाल, लेकिन इसमें हम N360 साल में 360 दिन हम अज्यूम करते हैं। फाइनेंस के अंदर इट इज़ अ रूल ऑफ थंब, ये अजम्पशन है, या आप कह लें कि जी ये इसी तरीके से यहाँ पे किया जाता है कि हम साल के अंदर 360 दिन कंसिडर करते हैं जब हम फाइनेंस की कैलकुलेशंस करते हैं। आप 365 रख के भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपके आंसर के ऊपर फर्क आएगा, लेकिन वो इतना इमटेरियल होगा कि पहले 4-5 डेसिमल प्लेसेस तक कोई फर्क नहीं आएगा।
तो फाइनेंस के अंदर ये कॉमन नोटेशन यूज़ की जाती है कि जब कभी आपके पास डेली कंपाउंडिंग हो तो हम n को रखते हैं 360। इसी तरीके से हम लोग ये अज्यूम करते हैं, जैसे साल में 360 दिन फाइनेंस में हम अज्यूम करते हैं, उसी तरह से हम ये भी अज्यूम करते हैं कि महीने में 30 दिन होते हैं, राइट। कोई भी महीना होगा तो हम कहेंगे इसमें 30 दिन है, जब कि वो फाइनेंस की कैलकुलेशन के लिए आ रहा है। अच्छा, अगर उसने स्पेसिफिकली बता दिया कि फरवरी के महीने की कैलकुलेशन करें तो फिर हम उसमें फिर फरवरी के 28 दिन को यूज़ करेंगे। या अगर उसने स्पेशली बता दिया कि जून के महीने की कैलकुलेशन करें, महीने का नाम लिख दिया तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम 30 डेज को जो है ना वो अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी आ गई है और हमने ये देखा है कि कोई भी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी का वर्ड उसने यूज़ किया हो तो हम n कैलकुलेट करते हैं और अपने फार्मूले में जहाँ जहाँ पे हमारा टाइम है उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जहाँ जहाँ पे रेट होता है उसको n से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है, इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन पावर टी मल्टीप्लाई बाई एन। और इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन पावर टी मल्टीप्लाई बाई एन -1 और उसके बाद उसको पी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फार्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं और इन फार्मूलाज की बेतहाशा प्रैक्टिस जो है वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और इन फार्मूलाज के अंदर सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि आपने n फाइंड करना है, जहाँ जहाँ पे टाइम है उसको n से मल्टीप्लाई कर देना है, जहाँ जहाँ पे रेट है उसको n से डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे भी वो चीज़ जो है ना वो आपने याद रखनी है, जब भी आपने यहाँ पे टाइम लिखना है तो वो ईयर्स में लिखना है। ठीक है जी, मंथ्स में नहीं लिखना है, किसी और टाइम पीरियड में नहीं लिखना। टाइम पीरियड अगर मंथ्स में दिया हुआ है तो आपको पता है उसको 12 पे डिवाइड करें तो आपके पास ईयर्स में टाइम पीरियड आ जाता है। सिमिलरली आपकी जो मर्जी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी हो, टाइम आपका ईयर्स में होना चाहिए और रेट जो है वो भी परसेंटेज पर एनम में होगा। अगर नहीं भी लिखा हुआ तो रेट पर एनम में ही होगा, क्योंकि अगर रेट किसी और पीरियड की परसेंटेज है, इसके 1 या 2 सवाल मैं आपको कराऊंगा, तो ऐसे बहुत ही रेयर क्वेश्चंस में होता है और आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। वो कहेगा जी रेट है जी 4% पर क्वार्टर, तो ऐसे सिनेरियो में आपको पता चल जाना चाहिए कि जो रेट है उसका टाइम पीरियड क्वार्टर में है। लेकिन मोस्टली 99% क्वेश्चंस में जो आपका ये जो परसेंटेज होगी ये हमेशा पर एनम में दी होगी। अगर नहीं लिखी हुई तो हम अज्यूम करेंगे कि पर एनम ही है। सिमिलरली कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में अगर उसने कंपाउंड का वर्ड यूज किया हुआ है लेकिन आपको ये नहीं बताया कि एनुअल है, सेमी एनुअल है, क्वार्टरली है, मंथली है, डेली है, क्या है, तो हम उसको एनुअल कंपाउंडिंग ट्रीट करेंगे, राइट। तो एनुअल कंपाउंडिंग जब आप उसे ट्रीट करेंगे तो फिर आपने उसको n को 1 रखना होगा और इन फार्मूलाज में जहां जहां पे n है वहां पे 1 लिखना होगा। अब जरा देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है और इनकी जो आपस में जो इंटरेक्शन है वो कैसे होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखें जनाब, आज आपने 1000 रुपये एक बंदे को दिए, ठीक है जी, और आज से 1 साल जैसे ही गुजरा आपने उसके साथ इंटरेस्ट रेट 10% तय किया हुआ था। आप सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कंपाउंडिंग का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। टाइम है, जो रेट है आपका डेट इज 10% पर एनम, और 1 साल गुजरा तो फिर आपको उससे कितने पैसे वापस लेने हैं। एक तो आपको चाहिए कि आप उससे अपना ओरिजिनल प्रिंसिपल वापस लें, दूसरा इस अमाउंट के ऊपर 10% इंटरेस्ट, यानी कि 1000 रुपये के ऊपर जो 10% इंटरेस्ट बनता है 100 रुपये, ये भी आपको उससे रिसीव करना चाहिए। यानी कि टोटल 1100 रुपये आप उससे 1 साल के एंड पे रिसीव करेंगे। फर्ज करें कि आप 1 साल के एंड पे उससे पैसे वापस नहीं लेते हैं और एक और साल गुजर जाता है, ठीक है जी। तो सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि आपने उस बंदे से इस वक्त कितने पैसे लेने हैं, 1100 रुपये ही लेने हैं। जो इंटरेस्ट था, ये जो 1100 रुपये थे, ये तो दूसरे साल के शुरू में ही आपने उससे लेने थे, ये तो सीधे सीधे यहाँ पे आ गए। लेकिन इस सारे के सारे टाइम पीरियड के दरमियान में जो इंटरेस्ट लगा है, जो टाइम की पैसे की वैल्यू में कमी आई है, वो भी तो आपने रिसीव करनी है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप 1000 रुपये के ऊपर मजीद 10% इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी, जो कि 100 रुपये होगा। और अब दूसरे साल के एंड पे आपने उससे 1200 रुपये लेने हैं। फर्ज करें कि आप ये भी नहीं लेते और ये टाइम पीरियड आगे चलता चला जाता है और आप तीसरे साल पे पहुंच जाते हैं। तीसरे साल के शुरू में आपने 1200 रुपये उनसे लेने थे, वो तो अभी भी लेने हैं क्योंकि पैसे कम तो नहीं ना होंगे, पैसे की वैल्यू में कमी हो गई है। तो सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि आप दोबारा से प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, जो आपने ओरिजिनल अमाउंट दी थी उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास 100 रुपये का इंटरेस्ट मजीद आ जाएगा और अब आपने तीसरे साल के एंड पर से 1300 रुपये लेने हैं। इसी सिनेरियो को एक और साल के लिए कंटिन्यू करते हैं। फर्ज करें कि आपने
उससे तीसरे साल भी पैसे नहीं लिए, अब आप चौथे साल में आ गए हैं, तो चौथे साल के एंड पे आप उससे कितने पैसे लेंगे भला? देखते हैं। 1300 रुपये तो आपने इस साल के शुरू में ही लेने थे, ये 1300 तो वैसे का वैसे ही यहाँ पे आ गया। और अब आप क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे चल रहे हैं, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट लगेगा इस साल का वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पे लगेगा, और 1000 रुपये के ऊपर 10% आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 100 रुपये, और आपने चौथे साल के एंड पे उससे 1400 रुपये लेने हैं। सही है जी। तो हमने अभी लिए नहीं है, हम हर साल की कैलकुलेशन अलग अलग कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर ये मुझे आज ही दे दे पैसे वापस, तो 1000 रुपये देगा तो इसकी जान छूट जाएगी। क्या ख्याल है? 1000 लिए, 1000 दे दिए आज ही, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये मुझे 1 साल के बाद देगा तो इसको 1100 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है जी। जिस बंदे को मैंने 1000 रुपये दिए हैं, मेरे पैसे की वैल्यू में कमी आ गई है, और हमने डिसाइड कर लिया है कि जो पैसे की वैल्यू में कमी है, जिसको कंपनसेट करना है, जो प्रॉफिट ऊपर देना है, जो इंटरेस्ट ऊपर देना है, वो है 10%। ओके, तो 10% जो है वो मेरे पैसे की वैल्यू में कमी आई है, तो इसको चाहिए कि मुझे 10% दे। ओके, दूसरे साल की तरफ चलते हैं। दूसरे साल में भी अज्यूम हमने यही किया है कि हर साल जो है वो 10% रेट चल रहा है, और इसी तरह से अज्यूम होता है। रेट हम चेंज नहीं करते, कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, इजी रखते हैं चीज़ों को। तो रेट है जी 10% दूसरे साल भी। दूसरे साल भी जो इंटरेस्ट लगा वो 1200 रुपया 100 रुपया बना, 1200 रुपया मैंने उससे लेने हैं। अगर वो मुझे 2 साल के बाद 1200 रुपये देगा तो फिर उसकी जान खलासी होगी। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद के 1200 रुपये आज के 1000 रुपये के बराबर हैं। और अगर 3 साल के बाद हैं तो फिर 3 साल के बाद उसको 1200 नहीं बल्कि 1300 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। और अगर 4 साल के बाद वो देगा तो वो 1400 रुपये देगा, तो फिर मेरे आज के 1000 रुपये के बराबर वो मुझे पैसे वापस कर रहा होगा। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूलाज हम लोग ऊपर लिख चुके हैं। अब इसी सिनेरियो को हम लोग डिस्कस करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। देखें जनाब, आपने उस बंदे को जो है ना वो 1000 रुपये दिए, और जो आपका रेट था डैट इज 10%, और कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद मैं क्या देता हूं कि कंपाउंड है एनुअली। अच्छा जी, अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि 1 साल गुजरा और आपने उस बंदे से साल के शुरू में 1000 रुपये लेने थे। अगर वो 1000 रुपये आपको दे देता तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो पैसे हैं, जो जिम्मेदारी है उसकी, वो पूरी हो जाती। लेकिन 1 साल के इख्तिताम पे आपने उससे वो पैसे तो लेने ही लेने हैं जो उस साल के एंड पे, इस साल के स्टार्ट पे आपने लेने थे, और इंटरेस्ट लगेगा अब उस अमाउंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो तो पुराने लेने थे, अब आपने दिए नहीं, तो उस पैसे की वैल्यू में कमी आ गई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि पिछले साल का जितना क्लोजिंग बैलेंस होगा, यानी कि प्रॉफिट भी उसमें ऐड करके, तो उसके ऊपर रेट लगेगा। तो इसके ऊपर 1000 के ऊपर रेट लगेगा 10%, तो मेरे पास 100 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा 1100 रुपये। यहाँ तक तो चीज़ सेम है। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, 1000 रुपये का 100 रुपये का इंटरेस्ट ही लगता है। फर्ज करें कि आपने पैसे वापस नहीं लिए और एक और साल गुजर गया। अब इस साल के एंड पे आप दोबारा कैलकुलेशन कर रहे हो और आपने उसको रेट 10% कंपाउंड एनुअली का लगाना है। अच्छा, अब इस साल के स्टार्ट पे आपने उससे 1100 रुपये लेने थे और इस साल का इंटरेस्ट भी लेना है। तो इस साल का इंटरेस्ट जो होगा उसकी कैलकुलेशन जो है वो ये होगी कि बजाय इसके कि हम लोग सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगाए, हमें इन 100 रुपये के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाना चाहिए। देखें, ये पैसे भी तो अब हमने उनसे लेने थे साल के शुरू में, जो उसने नहीं दिए, तो इस पैसे की वैल्यू में भी, इस 100 रुपये की वैल्यू में भी तो कमी आई होगी, जो इसको भी हमें देनी चाहिए। तो अब हम लोग जो इंटरेस्ट परसेंटेज लगाएंगे वो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस पे लगाएंगे, यानी कि 1100 रुपये के ऊपर हम लोग 10% इंटरेस्ट लगाएंगे, जिससे हमारा जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 110 रुपये निकलेगा। ओके, तो यहाँ से अब चीज़ें अलग अलग होना शुरू होती है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। दूसरे साल से, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट सेम रहता है, लेकिन दूसरे साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पर सिर्फ और सिर्फ वो जो ओरिजिनल आपने 1000 रुपये दिए उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पिछले साल के एंड पे आपने जो पैसे लेने थे वो टोटल जो है वो अब आपकी जिम्मेदारी होगी, उस बंदे की जिम्मेदारी होगी, और उसने उस टोटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है। यानी कि हुआ ये कि ये जो 100 रुपये पिछले साल के एंड पे जो इंटरेस्ट बना था, ये भी आपके प्रिंसिपल का पार्ट बन गया है। अब आपका प्रिंसिपल जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट अप्लाई करना है डैट इज 1100 रुपीज। तो आपके पास जो इंटरेस्ट आएगा डैट इज 1210, जो टोटल आपका दूसरे साल के एंड पे पेएबल है। हम फर्ज करते हैं कि दूसरे साल के एंड पे भी आपने पेमेंट नहीं किया और एक और साल खत्म हो गया है। अब आप तीसरे साल के ऊपर आए हैं, तो जो पैसे आपने पिछले साल लेने थे वो तो आप लेंगे ही लेंगे,
इसके साथ इस साल का इंटरेस्ट भी लेंगे, और इस साल का जो इंटरेस्ट है अब वो 1100 की बजाय 1100 प्लस 110 यानी कि 1210 रुपए के ऊपर लगेगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा 1210 मल्टीप्लाई बाई 10% यानी कि 121 होगा। और इस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट लगाने के बाद जो पेएबल अमाउंट बनेगी वो 1331 बनेगी। सही है। आई थिंक अब आप लोगों को समझ आना शुरू हो गई है कि किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फर्क है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। चौथे साल के एंड पे चलते हैं हम लोग। 1331 आपने साल के शुरू में लेने थे, आपने नहीं लिए। अब इस 1331 के ऊपर आप इंटरेस्ट लेंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ उस 1000 रुपये के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट आपका अक्रू हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, इसके ऊपर भी तो आपको इंटरेस्ट लेना बनता है। क्यों? क्योंकि वो आपके पैसे थे और उसकी वैल्यू में कमी आती जा रही है क्योंकि उसने आपको वो नहीं दिए हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से चौथे साल के एंड पे आपने 1464 उससे वापस लेना है। तो देखें जनाब, इस तरीके से हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपये, दूसरे का भी 100 रुपये, तीसरे का भी 100 रुपये और चौथे का भी 100 रुपये। हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें जो इंटरेस्ट है होगा, जो हर साल का इंटरेस्ट होगा वो सेम रहेगा। ठीक है जी। दिस इज द ऑब्जर्वेशन जो हमने यहाँ से किया है। सही है। इस बात से हमने ये अखज़ किया है कि हर साल जो इंटरेस्ट होगा वो सेम रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। हर साल इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। पहले साल 100 रुपये था, उसके बाद दूसरे साल 110 हुआ, तीसरे साल 121 और चौथे साल 133। हर साल प्रॉफिट जो है, हर साल जो इंटरेस्ट है उसमें इंक्रीज आता चला जा रहा है, और वो जो इंक्रीज है उसमें भी इंक्रीजिंग ट्रेंड है। यानी कि पहले साल में आपका जो चेंज आया है प्लस का आया है, यानी कि इंक्रीज हुआ है और 10 रुपए का इंक्रीज हुआ है। दूसरे साल आपका 11 रुपए का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज भी हुआ और इंक्रीज में भी इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि 10 से नहीं बल्कि मजीद ज्यादा पैसों से इंक्रीज हुआ। और तीसरे साल के अगर आप मतलब चौथे साल में जब आप बात करते हैं तो चौथे साल में आपका जो इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है वो 12 का हुआ है। तो इसी तरीके से इंटरेस्ट में भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पाया जाता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे तो अब आप उसका जवाब दे सकते हैं कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट पीछे वाले साल से ज़्यादा होता है और उसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पाया जाता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट सेम रहता है। दूसरी चीज़, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आपका पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। राइट। और ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट अप्लाई होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ओरिजिनल अमाउंट प्लस जितने पैसे इस साल के शुरू में आपके रहते थे आप उन सब के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हो। ठीक है जी। पहले साल जो क्लोजिंग था उसके ऊपर आपने लगाया, दूसरे साल भी आपने जो इसका क्लोजिंग था उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया, तो जो साल का क्लोजिंग होगा अगले साल उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने वाला रह जाता है वो ये है कि कंपाउंडिंग क्या होती है, व्हाई डू वी कॉल इट कंपाउंडिंग। देखें, अगर आप गौर से देखें तो ऐसे है कि इस साल के शुरू में आपने, पहले साल के शुरू में आपने 1000 रुपये लेने थे, लेकिन दूसरे साल के शुरू में यानी कि पहले साल के एंड पे आपने अब उससे 1100 रुपये लेने हैं। क्यों? क्योंकि 100 रुपये का इसमें इंटरेस्ट लग गया है। जब हम दूसरे साल के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो हम 100 नहीं बल्कि 1100 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं। ऐसे ही होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में। अच्छा, ये जो काम होता है कि हम लोग जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ होता है इसको प्रिंसिपल का पार्ट ही मानना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि अब तुमने मेरे 1000 नहीं बल्कि 1100 रुपये देने हैं। ठीक है जी। तो ये जो माइंडसेट होता है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम हर साल का जो प्रिंसिपल है उसको उसके अंदर उस साल का इंटरेस्ट ऐड करके प्रिंसिपल को बड़ा कर देते हैं, इसे हम कंपाउंडिंग करना कहते हैं। ठीक है जी। तो कंपाउंडिंग मीन्स कि किसी भी एक टाइम पीरियड के दरमियान में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा होता है वो इंटरेस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल का पार्ट बन जाता है। राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल कंपाउंडिंग। राइट। तो कंपाउंडिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी होती है जी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, सेमी एनुअल है, क्वार्टरली है, डेली है, मंथली है। तो इसके अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इन क्वेश्चंस में अब हम काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बेसिक क्वेश्चंस अब आप लोग खुद करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस करने के बाद मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट के कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कराऊंगा। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस वही हैं जिनमें कॉन्सेप्ट और फार्मूले सिर्फ सारे यही हैं। हाँ, आपको डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन दे के आपसे चेक किया जाएगा कि आप कितने अच्छे तरीके से उन सिनेरियो से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं।
मैं यहीं पे आपको बता दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के ही, और फिर उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होंगे। तो बड़ी बेतहाशा प्रैक्टिस आगे आने वाली है, वो अब आप लोगों ने सारी वीडियोस देखनी है और वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।